हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। एकेडमी की पिछली क्लास में आपने देखा था सीडीपी में बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, ठीक है। आज पीछे वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए थ्योरी जो लेके आया हूँ मैं आपके सामने, तो चलो एक नए सफर पे नए जोश के साथ चलते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी की अगली क्लास में। चलो भाई, ये हमारी सीडीपी की जो थ्योरी चल रही है उसमें पांचवी थ्योरी आ गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ना भाई, ये जो थ्योरी है ये किस चीज की है? ये थ्योरी ऑफ लर्निंग है। सीखने की जो थ्योरीज हैं, जो उसके लिए अपने अपने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अनुबंधन करना है या किस प्रकार हम सीखते हैं, कोई बच्चा कैसे कैसे सीख सकता है, आप अपनी तरफ से उसमें क्या प्रभाव डाल सकते हो और बच्चे का उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहता है। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग कुछ मनोवैज्ञानिक है प्रॉपर, कुछ साइंटिस्ट थे जो बाद में मनोवैज्ञानिक की कैटेगरी में आ गए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुत्ते के बारे में आप पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा था कि जो उनके वे थे, जो वो है साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बस पाचन तंत्र के ऊपर अपना एक रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च में उनका एक ऐसा सिद्धांत निकल गया जो आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है एजुकेशन के फील्ड में, समझे। और उस साइंटिस्ट का नाम था पावलोव। क्या नाम था? पावलोव। पाचन तंत्र के ऊपर उन्हें इसी फील्ड में पाचन तंत्र के ऊपर 1904-5 के आसपास नोबेल अवार्ड भी मिला है। तो देख लो, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ अपनी मेहनत से बन गए, कुछ तुक्के से भी बन गए साइकोलॉजिस्ट। तो चलो भाई, आज अगली पांचवी जो लेके आए हैं वो है एल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में। किसके बारे में? एल्बर्ट बंडूरा। ओम। चलो भाई, एल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में ध्यान से चलेंगे, स्पीड से चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बस एक चीज सोच लो कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो, शांत हो, और इस थ्योरी को समझने का सबसे अच्छा जो समय है वो अभी है। चलो भाई आगे चलते हैं। एल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। यहां से ध्यान रखना, अगर आ जाए सामाजिक विकास का सिद्धांत, क्या आ जाए? सामाजिक विकास। अगर आ जाए सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो वो एक अलग चीज है। उसमें है कि बच्चा समाज में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे क्या करता रहता है, ठीक है। रूस के वैज्ञानिक हुए हैं वाइगोत्स्की। कौन हुए हैं? वाइगोत्स्की। उन्होंने दिया है सामाजिक विकास का, ठीक है। अब यहां आ जाए सोशल लर्निंग, वो है सोशल डेवलपमेंट। वो क्या है बेटा? सोशल डेवलपमेंट। और ये क्या है? ये है सोशल लर्निंग। इस चीज को ध्यान में रखना, कई बार बच्चे डाउट में आ जाते हैं सोशल लर्निंग सोशल डेवलपमेंट देख के। आपको पता होना चाहिए सोशल लर्निंग किसने दी है, सोशल डेवलपमेंट किसने दिया है। तो वाइगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट दिया है, सोशल लर्निंग दी है एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है भाई। आगे चलने से पहले एक देसी भाषा में जो शॉर्ट ट्रिक मैं देता रहूंगा ना, उसको ध्यान से समझना। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस प्रकार भाई आप ये मान लो आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, आप बहुत अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए और गर्लफ्रेंड को आपने दे रखी थी माजा की छोटी बोतल, ठीक है भाई। बंदर आया और वो बोतल लेके पेड़ पे चढ़ गया। अब आपके मन में क्या होगा कि वो बोतल लेके आऊं, अगर आप ना ले गए तो आप क्या होगा? आवाज कम पड़ जाएगी। आप उस बंदर को कुछ खिलाने के लिए दोगे, वो पीछे भागेगा, लेकिन जैसे आप उसकी तरफ फेंकोगे तो वो भी अपनी चीज आपकी तरफ फेंकेगा, क्योंकि वो आपकी नकल करता है। बंदर क्या करता है? नकल। समाज को देख के बंदर क्या कर रहा है? नकल। ध्यान से समझना, समाज को देखकर बंदर क्या कर रहा है? नकल। उसी प्रकार एल्बर्ट बंडूरा, बंदर से बन गया बेंडूरा, बंदर से बन गया बेंडूरा। बेंडूरा ने भी कहा है कि मैं हूं या आप हो, हम समाज से देख के नकल करते हैं। हमारा एक रोल मॉडल होता है जिसको देख के हम क्या करते हैं? नकल करते हैं। क्या करते हैं मुन्ना? एक नकल करते हैं समाज को देखकर। चलो भाई आगे चलते हैं, अब बारीकी को समझेंगे।
ठीक, इस पे लिखा है एल्बर्ट बंडूरा जी। इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1925, 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मंडेर में इनका जन्म जो होता है बेटा, कनाडा। कहाँ पड़ती है एग्जैक्ट जगह? कनाडा में। डाइट ये इनका देहांत कब हुआ? जुलाई 26 जुलाई 2021 को। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 26 जुलाई 2021 को इनका क्या हुआ? देहांत हुआ। आगे देखते हैं। स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया यूएसए, कैनेडियन बोर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। हु इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर हिज मॉडलिंग स्टडी। यहां से मैं एक शब्द उठा लिया मैंने, मॉडलिंग। इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडलिंग स्टडी ऑन अग्रेशन रेफर्स टू एज द बोबोडोल। अब मैंने एक शब्द उठा लिया यहां से, बोबो डोल, बेबी डोल नहीं बोबोडोल। कौन सा डोल? बोबोडोल, ठीक है। विच डेमोन्स्ट्रेट दैट चिल्ड्रन कैन लर्न बिहेवियर एज थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ अडल्ट। तीसरा शब्द मैं उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा? ऑब्जर्वेशंस। शायद आपको ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। चलो भाई, तीसरा शब्द क्या है? ऑब्जर्वेशन। देखो भाई, इन्होंने कहा है हमारी इस इन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें से तीन चीजें मेन उठाई गई। किन तीन चीजों पे बात किया ये देखते हैं। तो देखो इसका थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग, ठीक है। मैंने इसको बता दिया समाज से सीखना। एक शब्द आया इसमें मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब देखो, जब आप कोई फिल्म देखते होगे या आप रैंप वॉक देखते हो तो आपको लगता हो कोई मॉडल चल के आ रही है। अब वो मॉडल जैसे चल के आई, जैसे जोन सी ड्रेस पर रखाई, अब भाई वो किसे आपकी बहू ने देख लिया, आते गएगी रात में जब आप ड्यूटी पर जाओगे, मना तो यह ड्रेस चाहिए, मना तो वह ड्रेस चाहिए, मना तो वह साड़ी चाहिए जो शिल्पा शेट्टी पे रख रहा है। क्यों? उसने वह उसकी मॉडल होगी। समझ में ना? तो यह मॉडलिंग का निहितार्थ क्या है? यह मॉडलिंग का मतलब है आप किसी एक कैरेक्टर को आसपास जो भी है दुनिया में उसको चूज कर लेते हो और उसी की तरह बनना चाहते हो। आप कोशिश करते हो कि आप उसकी तरह बनो, उसकी तरह दिखो, ठीक, आपका व्यवहार वैसा हो, तो उसको आप मॉडल की तरह चुन लेते हो। तो वही मॉडल की बात इसने कही है। किसी ने कहा कि जो भी आप सोशल लर्निंग कर रहे हो ना, उसमें आप किसी ना किसी मॉडल को चुन लेते हो, यानी कोई भी एक आदर्श है उसको चुन लेते हो। तो है इसकी मॉडलिंग की। अब यहाँ शब्द है बोबोडोल का। इसने क्या किया है, बच्चों को लिया और बच्चों को फिल्में दिखाई। पहले बच्चों को प्यार वाली फिल्में दिखाई, मतलब जिसमें अच्छा स्नेह या कुछ लगाव वाली चीज हो, और बच्चों को एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिस कमरे में एक डोल रखी थी। उस डोल का नाम था बोबो डोल। क्या नाम था? बोबो डोल था। उसमें रख दिया इन्होंने भाई। पिक्चर की क्वालिटी भाई थोड़ी कलेप्स कर रही है। चलो भाई, इसने क्या किया, उनको रख दिया एक बोबो डोल के उसमें। जब बच्चों को प्यार से फिल्म, प्यार भरी फिल्म दिखाई गई थी, तो बच्चों ने भी डोल के साथ प्यार स्नेह या डांस का काम किया, यानी बच्चों ने वही एक्टिविटी की जो उन्होंने देखी। चलो, अब दूसरा ग्रुप पकड़ लिया इसने, और उस ग्रुप को इसने एक बढ़िया फिल्म दिखाई, मार काट एनिमल जैसी जो खतरनाक फिल्म आ रही है, वो फिल्म दिखा दी। और बच्चों को फिर उस कमरे में रख दिया। अब जिसने एनिमल देखी हो तो उसके मन में तो एक के बाद रही, खाड़े विच डांग खड़ी है, ठीक है, तो समझ गए ना। तो उन बच्चों ने भी उस डोल को कुट्टा पिट्टा मारा फोड़ा। तो इसने क्या किया, इसने एक यहाँ से सिद्धांत दे दिया कि जैसा बच्चों को दिखाते हो, बच्चों के मन में जो छवि बनती है वो उसी प्रकार से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब एक दो चीज और देखते हैं, फिर मैं इसको थोड़ी कुछ गहराई में आपको लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, तीसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का आप मतलब समझ गए ना, कि आप डायरेक्टली एंड डायरेक्टली किसी को ऑब्जर्व करते हो। क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, ठीक। आगे है, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी या मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है। किसी से इमिटेट कर रहे हो या कोई आपका मॉडल है तो मैंने बता दी उसमें मॉडलिंग थ्योरी।
ये ये देख लो, उस बच्चे उसको बॉल को दिखाने के बाद, उस फिल्म को दिखाने के बाद अलग अलग तरह के जो व्यवहार है वो लोगों में जो देखे गए हैं उसको लिखा गया। आगे है बंडूरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बाय फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग 4 पिक्चर्स। ठीक है, इन 4 पिक्चर्स को फॉलो करती है। आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है अटेंशन। पहली बात क्या, अटेंशन। आपके सामने कोई भी अच्छा बिहेवियर हो रहा है, शिल्पा शेट्टी बाजो, लड़कियों ने देख लिया भाई शिल्पा शेट्टी की साड़ी बहुत बढ़िया है, तो सबसे पहले आप अटेंशन जाएगी उस चीज के, जो भी एक स्टिमुलस टाइप की चीज देगी उसके प्रति आपके टेंशन बनेगी। टेंशन नहीं, अटेंशन है उसका, आपका आपका ध्यान खींचेगा। वो व्यवहार ऐसा होगा कि वो आपका ध्यान खींचेगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या होगी, अटेंशन होगी। फिर रिटेंशन क्या होगा, इसका है एन ऑब्जर्वर रिटेन द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर्स एंड कंसिक्वेंस विच दे कैन रिट्रीव द फ्यूचर इमिटेशन। फिर उसको वो धारण करेगा। आपने देखा भाई मुझे वैसे बनना, वैसे चलना, तो वो उसको आपको देखा, फिर उसको आप धारण करोगे अपने बिहेवियर को। फिर आएगा प्रोडक्शन। आप वही चीज आप करके देखोगे। आप एक चीज समझ लो भाई, आपने देखा किसी कोई टीचर हो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक, पहले आपने उस राइटिंग को देखा, उस राइटिंग ने आपको खींचा, आपका ध्यान खींचा, तो उसने आपकी अटेंशन ली। ठीक है, और फिर उस चीज को आपने मन में धारण किया, रिटेंशन होगी। फिर है प्रोडक्शन। जब कुछ लिखने बैठे, पढ़ने बैठे, तो आपने उसी को ध्यान में रखकर वैसे लिखना शुरू किया, तो वो प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, और लास्ट में क्या है, मोटिवेशन। याद रखना, जब आप अच्छी राइटिंग देख रहे हो, धारण कर रहे हो, और उसको लिख भी रहे हो, जब उसकी आप तारीफ सुनोगे, सब लोग कहेंगे कि बेटा आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म में देखते हो, आपने देखा भाई कोई सलमान खान देख लिया आपने, बढ़िया लगा आपने, तो आपका ध्यान उसकी तरफ गया, उसकी बॉडी बिल्डिंग को देखकर आपने उसको धारण किया, फिर आपने जिम जाना शुरू किया, और लास्ट में जब लोगों ने देखा हाँ भाई ये फलाने का छोरा है, बिल्कुल ठट डाउन लग रहा है, सलमान खान की डाला, जब ये बात लोगों ने कही, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आया। समझ में आया ना? तो ये वो 4 स्टेप्स। ठीक है, ये चीज समझ में है ना? ये थ्योरी आप एक चीज छोटी सी समझ लो। आप अभी जैसे हो, समझ रहे हो ना, आप अभी जैसे हो, जिस तरीके से बोलते हो, चलते हो, खड़े होते हो, एक दूसरे की बातों को सुनते हो, अपनी बात रखते हो, आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारा हिस्सा इसी थ्योरी का है। वो कैसे है भाई? आप सिंपल सी बात है, सुबह उठे, और सुबह उठते ही भी आपने जोत लगाई, मान लो, तो जोत लगाना भी किसी से आपने सीखा होगा। ठीक, आप नहा धोके तैयार हो गए, तो वही मम्मी या पापा से सीखा होगा भी, बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपका बातें करने का ढंग, जैसे धीरे धीरे बातें करना है, तेज तेज करना है, तो देखना, अगर आप तेज तेज बोल रहे हो तो आपके परिवार में कोई बड़ा या कोई आपका कोई खास मित्र भी उसी तरह से बातें करता होगा, जिसका प्रभाव आपके मन पे पड़ा है। चलो भाई, उसके बाद आपने काम करना है, वो भी अपने दोस्तों से सीखा, आपको खेलना है, वो भी कोई ना कोई देख के ही सीखा होगा। आपने रसोई में भी कुछ काम करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं मम्मी से देखकर सीखा होगा। यानी आप जो हो, वट यू आर प्रेजेंट नाउ, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी थ्योरी की देन है। इसको अपने ध्यान में आप रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन थ्योरी आपको बहुत प्रभावित करती है। आपने 4 स्टेप समझ लिए। अब इससे हम क्या समझे? अब इससे हम समझ सकते हैं, अब इससे हम क्या समझ सकते हैं? हम इसे ये समझ सकते हैं कि भी आप ये बात मान लो कि मुझे कोई बच्चे का बिहेवियर में चेंज लाना है। भाई मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, वो अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा या दूसरों से प्यार से बात नहीं करता, तो उसके प्रति आप जब उसको है ना एक ऐसा बिहेवियर दिखाओ कि जो बुरा बिहेवियर है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला, उसको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अच्छे बिहेवियर को लोग बहुत सराहना देते हैं। जैसे आप ये मान लो, कहा जाता है ना, एक आदर्श टीचर जो होता है एक आदर्श रूप होता है किसी भी बच्चे के जीवन का। अगर आप ही अच्छे बन के रहेंगे, अपना डिसिप्लिन में रखेंगे, आप हर चीज को मेंटेन करके रखेंगे,
एक हैप्पीनेस प्रोग्राम चला रखा है दिल्ली सरकार के द्वारा। उसमें एक दूसरी क्लास का 7वां या 8वां चैप्टर है। उसमें दे रखा है, चैप्टर का नाम है किताब वो जुराबे। बिट्टे का नाम लिख रहा है, क्या है सर, रिहान के जुराबे ऐसे कुछ है। उसमें एक छोटी सी कहानी है, देखो मैं एक चीज समझाने के लिए आपको एक कहानी बता रहा हूँ, शायद कोई बताए या ना बताए। उसमें एक कहानी है, वो एक बच्चा है, वो घर से स्कूल और स्कूल से जब घर गया है तो घर जाने के बाद वो अपनी जुराबों को फेंक देता है। ठीक है, अगले दिन जो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी जुराबें नहीं मिलती। उस दिन बिना जुराबे के जूते जूतों में स्कूल जाना पड़ता है। वहां से उसके पिताजी उसको लेने आते हैं, और पिताजी के साथ जब वो पिताजी के काम पे जा रहे, उसके पिताजी दर्जी होते हैं, तो देखते मेरे पिताजी जब अपना काम कर रहे हैं कटाई छटाई, तो कैंची से काट करे और वापस कैंची को वहीं रख देते हैं दराज में। ठीक है, फिर अगला काम कर रहे हैं सुई का, तो सुई निकालते हैं, काम करते और वापस रख देते हैं। इस प्रकार वो देखता है कि उसके पिताजी को वो चीज मिल भी रही है। ठीक है, और पिताजी बहुत आसानी से काम भी करता है। वो घर आके देखता है तो माता जी भी ऐसी, जब माता खाना बनाती है माता जी को पता है सब क्या है, मसाले कहाँ है, चमटा कहाँ, सब पता है माता जी। तो वो ये सोचता है कि जब हर चीज को एक स्थान है, उसके रखने का अपना अलग महत्व है, और वो काम जब आपको डेली ही करना है, तो आप क्यों ना हर चीज को एक मैनेज वे में लेके चले। उसमें बच्चों को एक मैनेजमेंट का स्किल है, जो नियम है वही समझाया गया। आप समझ रहे हो ना। आप जो काम डेली करते हो, आप सुबह उठ के देखो, आप सुबह से शाम तक जो काम करते हो, उसमें से कुछ काम है जो आप डेली करते हो, लेकिन आपके वे डेली काम ही अगर मैनेज नहीं है, तो आपका जीवन ही मैनेज नहीं है। वो एक छोटी सी सीख है, दूसरी क्लास का है, जुराबे करके है वो चैप्टर हैप्पीनेस का। ठीक, तो आपको भी देखना है कि आप जो कुछ हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेना, किसी से देख कर या किसी से सीख कर हो। समझ रहे हो ना। और एक बात और याद रखना, न केवल आप किसी से सीख कर हो, आप हजारों लाखों इंसान ऐसे भी होंगे जिनका आदर्श या जिनका मॉडल आप बनने वाले हो। ठीक है, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। चलो भाई, स्पीड से करेंगे, मजे मजे में करेंगे, हर चीज को समझते चलेंगे, क्योंकि लक्ष्य है तो मुमकिन है। इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, देखो ये बात चली रही थी। ठीक, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक, 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब प्राइज मिला था? 1904 में। क्या पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही है भाई? चलो कोई नहीं, आप बस समझते चलो, बाकी मेरी आवाज पे ध्यान रखो। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ने पर करता था। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा था भाई, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। बी कोई नेचुरल चीज है, नेचुरल क्या है? स्टिमुलस है। क्या? स्टिमुलस। और सी क्या? उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। क्या नेचुरल रिस्पॉन्स है? अब एक छोटी बात समझो, आपको भूख लगी और आप क्या आगे आ जाए इमरती रसगुल्ले या रसमलाई, तो आपके मुंह में क्या आएगा? पानी। क्योंकि भूख के वक्त उसको देखकर जो है ना, खाद्य सामग्री को उसको देखकर, स्टिमुलस को देखकर, ये रिस्पॉन्स सारा नेचुरल है, भगवान ने ये बनाया है। एकदम से बिजली कड़क जाए तो डर लगेगा या कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, क्यों? वो उसका नेचुरल बिहेवियर है मनुष्य का। लेकिन पावलोव जी क्या कहते हैं, भाई इसको देखकर नेचुरल रिस्पॉन्स वाला ठीक है भाई, खाने को देखकर प्यास या भूख, मुंह में पानी आना ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं एक घंटी भी दिखाऊंगा ना, या मैं एक ताली की भी आवाज मारूंगा, तो ताली की आवाज से भी मैं इसके मुंह में पानी ला सकता हूँ। आप एक चीज समझ रहे हैं ना? समझे या ना समझे, एक चीज देखो, देखो आप साउथ की फिल्म देखते होगे,
साउथ की फिल्म में क्या होगा, स्टार्टिंग में कोई एक्टर दिखाओगे और एक्टर के आते एक्टर क्या करेगा, मार धड़ करेगा, धीरे धुड़ुम धुड़ुम कर देगा। ठीक है, अब एक ऐसी सिचुएशन होगी, गुंडे उसके परिवार को धमकाने के लिए आएंगे, ध्यान से देखना। जैसे ही साउथ का एक्टर चल के आएगा, टक 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 टक, उसकी पैर की आवाज से ही सब कांप जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, किसी के चलने से कोई कांपता है, मतलब कोई सीख बन रहा है सिचुएशन। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसका रियल जो क्या है, नेचुरल क्या है, मार पिटाई है, उससे डर से कांप रहे हैं। लेकिन आगे वो कंडीशनिंग किससे होगी, उसके पैरों की कट कट से ही होगा। ठीक है, गब्बर शोले फिल्म में क्या था, जो वो क्या करता ना, छप छप, कितने आदमी थे उसी से डर जाया करते। उस चप्पू जो बजाया करता ना बेल्ट, उसकी आवाज से ही दब जाया करते। क्यों, क्योंकि उसे पता है इसके आगे बाद जो पिटाई होगी उससे होगा। तो उसकी कंडीशनिंग बन गई थी कि इसका मतलब आपको पिटाई होगी तो आपको डरना है। तो उसी प्रकार इसने क्या करके दिखाया कि भाई भोजन को देख के भूख लगना नेचुरल है। इसने दिखा दिया कि घंटी बजा दूंगा ना, घंटी, जब भी इसके मुंह में भूख लग जाएगी, पेट में मतलब गुड़गुड़ हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की खतरनाक जो थ्योरी है वो इसने दी है। ध्यान से देखते हैं, आइए समझते हैं। पेवलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पेवलव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। पहली सिचुएशन क्या, मुझे ध्यान से देखो, भूखा, क्या है, भूखा रखा। आगे देखते हैं, जब उसने उसे खाना खाने के लिए दिया तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। दूसरा क्या हुआ है, खाना दिया है और खाना देख के क्या है मुन्ना, लार, क्या ही है, लार टपकने लगी। आगे क्या है, जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। खाना देने से पहले क्या बजाता था, एक घंटी बजाता था। कुछ दिन के बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ते घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। कुत्ते का संबंध किससे होगा, घंटी से। अब देखो दो चार चीज देखना मुन्ना, अभी समझ गए थे, ठीक है ना, आगे दिक्कत आएगी। हैरी पॉटर फिल्म की जादू की छड़ी हो रही है हमारी भाई, पेंसिल। देखो भाई, ध्यान देना, यहाँ है डॉग, DOG, डॉग। यो है खाना कुत्ते का, ठीक है, और ये आगे डॉग के मुंह में लार। उसके बाद क्या करता है ये, घंटी, खाना, लार। उसके बाद इसने क्या कर दिया, घंटी, लार। इसके आगे एक स्टेप भी लिख देता हूं। आगे क्या होगा, घंटी, लार, नोट। दोबारा क्या होगा, घंटी, खाना, लार। और लास्ट में क्या होगा, घंटी, लार। लार, आप समझ रहे हो ना, एक संस्कृत की उक्ति है, र लयो अभेद, यानी र और ल में कोई भेद नहीं है। ये जो लार लार है ना, ये वही है जो अपने देहाती में राड़ कह दिया करे, उसी को लिखा है लार। समझना, देखो एक कुत्ता है, उसको भूख लगी है, सारी सिचुएशन क्या, भूख वाली, उसको भूख लगी है। तो जो ये पावलो साहब हैं ये उसके लिए खाना लेकर आए। खाना लेकर आए, खाना देकर कुत्ते के मुंह में ला रहा है और उसको बढ़िया अपना खाना दे दे रहा, वो खाने लग गया। ठीक है, आगे क्या होता है, पहले वो थोड़ी सी घंटी बजाता है, टन टन टन, खाना पेश कर देता है और खाने को देकर कुत्ते के मुंह में क्या जाती है, लार आ जाती है। समझ रहे हो ना भाई, कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। आगे क्या होता है, पावलो साहब इस खाने को ही हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको खाने को ही हटा देते हो। जैसे मैं आपको हटा के दिखाता हूँ एक जादू के साथ, खाने को हटा दिया।
तो अब क्या रहेगा, घंटी के साथ लार का कनेक्शन बन गया। यानी कुत्ता क्या होगा, कुत्ता सोचा घंटी बजते कि अब मुझे खाना मिलेगा, यानी उसके मन में एक उतावलापन पैदा हो जाएगा, वो इतना खाना मिलेगा, तो मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होगा बाद में, बार बार जब वो ऐसे ही घंटी बजाएगा और खाना नहीं देगा, तो धीरे धीरे जो एक कंडीशनिंग बनाई है ना, इसको कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, जो कंडीशनिंग बनाई है, जो आपस में जुड़ाव किया, वो कम होता चला जाएगा। और अगर कितने घंटे बजा लो उसके मुंह में लार नहीं आएगी, उसको समझ में आ जाएगा पावलो कुत्ते का कुत्ता बना रहा है। ठीक है। लेकिन पावलो बहुत तेज आदमी है, उसे लगा कि हो मुझे तो दोबारा पैदा करना पड़ेगा, मैं दोबारा चाहूंगा कि मेरी घंटी बजे, मेरे कुत्ते के मुंह में ला रहे। उसने क्या करा, घंटी बजा के दोबारा खाना देना शुरू कर देगा। ठीक है। दोबारा खाना देना शुरू कर देगा, उसके बाद दोबारा इसकी कंडीशनिंग बनती चली जाएगी, कुत्ते को समझ में आएगा पहले घंटी बजेगी फिर खाना मिलेगा और मेरा पेट भर जाएगा। आगे वो खाने को हटा भी देगा ना, तो जब भी वो घंटी बजाएगा, जब भी पावल घंटी बजाएगा तो क्या आ जाएगी, कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। बढ़ता घटता जाता है, जो कंडीशनिंग है वो घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है। एक बार 2 मिनट रुकिए भाई। चलो भाई, थोड़ी कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। अब एक चीज देखो, आप सारी थ्योरी, इसके कई सारी चीज हुई, ध्यान से समझना। आपने क्या था, एक जो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रिस्पांस था, बाद में उसको अननेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रिस्पांस कर दिया, इसकी कंडीशनिंग सिखाई थी। वो बाद में धीरे धीरे क्या था, विलोपन भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक दो चीज और बढ़ती है, ध्यान से देखना। मैं बता रहा हूँ इसमें क्या कैसे ने किया था। ये जो इसने कंडीशनिंग बनाई थी ना, आगे जाके क्या करता है भाई, ये एक छोटी घंटी है, आगे जाके क्या करता है, ये बड़े बड़े घंटे बजाता। ठीक है। और फिर छोटी अपने वाली घंटी बजा देता। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, जो इससे मिलती जुलती आवाज है ना, उसके साथ भी इसकी लार आनी शुरू हो जाती है। जो इस घंटी से मिलती जुलती लार, वो सॉरी आवाज है, उसके साथ भी इसकी कंडीशनिंग बननी शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको पता लगता है कि बाद में जो मेरी वाली घंटी है ना, उसी के बाद खाना मिलेगा, तो इसका दोबारा इसके साथ कनेक्शन शुरू हो जाता है। अब एक जो बारीक चीज है वो ध्यान से समझना। अब पावलो साहब क्या करते हैं, पावलो साहब के तीनों भयंकर आदमी थे भाई। देखो भाई, इसने क्या कंडीशन बनाई थी भाई, पहले घंटी बजाता, फिर खाना देता, और कुत्ते के मुंह में आ जाती लार। लेकिन इस स्टेप से पहले, पहले पावलोव साहब ऊपर से नीचे उतर के आते थे। क्या करके आते थे, ऊपर से नीचे उतर के आते थे। कट 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 कट, टन टन, खाना, लार। धीरे धीरे कुत्तों को एक चीज समझ में आने लगी कि जब जब पावलो साहब ऊपर से नीचे आएंगे, जब जब वो कट 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 की आवाज आएगी, इसका मतलब है आगे जाके मुझे खाना मिलेगा। यानी समझ रहे हो ना, उसका जो अनुबंधन बनना था वो किसके साथ बन जाएगा आगे जाकर, पावलो साहब की टक 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 की आवाज के साथ। यानी एक लेवल ऊपर, भैया तो यहाँ तक लाना चाहता था, लेकिन वो कहाँ चलेगी, एक लेवल और ऊपर। और इसे क्या कहते हैं, द्विस्तरीय अनुबंधन। क्या कहते हैं, द्विस्तरीय अनुबंधन, सेकंड लेवल का अनुबंधन। यानी जहां आप कंडीशनिंग लाना चाहते हो, वो उससे भी एक लेवल ऊपर जाके जुड़ गई है। ठीक है। अगर इस अब इसके बारे में सुनो, अगर आपको लगता हो कि आपका तो इसी से मतलब ही नहीं है, इसका तो बस जानवरों से मतलब है, तो बेटा याद करना, दादाजी के बचपन में सन 1955 में याद करो, जब घंटी की आवाज आई थी ना, टन 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 टन, आप बाज के गेट पे हो जाया करते खड़े, हो पापा आ गए हैं, चाचा आ गया, कुछ टॉफी देंगे, आपको मुंह में पानी एक उत्तर जला आ जाया करती।
ठीक है, या फिर किसी के मन में ऐसा हो जब टन 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 की आवाज आती होगी, वो जाकर पढ़ाई में लागल जाता होगा पढ़ने, क्यों? उसकी कंडीशनिंग ऐसी होगी, पापा आते उसके डर लग जाता था, बेशक पापा पीटते से ना करे, वो घंटी की टन टन से उसका ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी, डर लग जाया करता। और छोड़ो, याद करो अपना बचपन में जब आधी तफरी हुआ करती, लंच क्या देर जिसने आधी तफरी का टाइम हुआ करता, जो टन 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 की घंटी बजा करती, तो आप बाज लिया करते, आपको रोटी खानी होती थी। आपको भूख लगी हो या आपको भूख ना लगी हो, लेकिन जो टन 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 की आवाज आया करती, आपके पेट मतलब उमड़ के आया करते, भाई तो खाना खाने का टाइम हो गया। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आप आज भी इस कंडीशनिंग में हो, याद रखना। आइए आगे चलते हैं। इसमें आगे स्टेजेस देख रहे हैं, स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसकी कुछ स्टेजेस भी हैं, उसके बारे में बताया गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्सटिंक्शन क्या है? दिस occur when the conditioned stimulus is presented repeatedly without the unconditional stimulus। ठीक है, over time there would be reduction of responding। For example, if the bell is rung over and over without giving the food, the dog starts to unlearn its learning condition। अब सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए फिर भी था जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बार घंटी के बाद खाना देंगे, ठीक है, बाद में खाना हटा देंगे तो उसकी कंडीशनिंग बनी रहेगी। लेकिन अगर बार बार घंटी घंटी बजाते रहेंगे और खाना ना देंगे, तो धीरे धीरे भूलता चला जाएगा, वो कंडीशनिंग खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, वो पापा जी की टन टन के साथ अगर आगे पापा जी हफ्ते 10 दिन में पीटते नहीं रहेंगे, तो वो घबराहट भी खत्म होती चली जाएगी। समझ रहे हो? इस सिचुएशन क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया मुन्ना? आगे चलते हैं। जनरलाइजेशन, इट रेफर टू द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली दैट रिसेंबल्ड द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। फॉर इंस्टेंस, dogs begin to salivate at sound resembling the bells because they generalize without they learn। ध्यान से देखना, टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्स स्टिमुली एंड द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुल। देखो आप क्या, मैंने क्या बताया था कि इसके लिए भी पूछा जो इसमें क्या बताया था, देखो जब उसके जैसी 2-3 घंटी और बजती हैं, यानी जो आवाज या जिस स्टिमुलस से आपकी कंडीशनिंग करना चाह रहे हो उसके जैसे एक दो स्टिमुलस और है, आप चाहते हो कि लाइट जलते ही एकदम सब खड़े होकर भाग जाए, तो लाइट से सफेद कलर की हो या थोड़ी लाइट येलो कलर की हो या थोड़ी पीले कलर की है, धीरे धीरे उसको एक समझ लाइट जलते हो, भाई लाइट जलते ही मुझे भागना है। ठीक है, तो घंटे के जैसे और भी आवाज की घंटियां बजेंगी ना, तो उसके साथ भी उसकी कंडीशनिंग होती चली जाएगी। यही चीज इसमें बताई है। ठीक है, तो क्या कर देगी? जनरलाइजेशन कर लेगी। क्या कर देगी? जनरलाइजेशन, यानी उस लेवल के जितने घंटे उनकी आवाज के साथ उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। यह डिस्क्रिमिनेशन, it is tendency to respond differently to stimuli that are similar but not identically। For example, the dogs without not responding the honk the similar bell to but not identical। अब ये भी है, देख लो, मैंने बाद में बताया है कि भाई अलग अलग स्टिमुलस के साथ उसके जुड़ जाएगा, कंडीशनिंग बन जाएगी, लेकिन बाद में उसे समझ में आने लग जाएगा कि मेरी कौन सी घंटी है जिसके बाद मुझे खाना मिलेगा। मेरी कौन सी घंटी है जिसके बाद मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो उसी सिचुएशन को इसने क्या कह दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देगा कि ये वाली घंटी अलग है और वो वाली अलग है और मेरी वाली घंटी क्या अलग है। भाई ताऊ की टन टन की घंटी की आवाज अलग है, पिताजी की अलग है, वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देगा। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगली थ्योरी पे चलते हैं, बी एफ स्किनर। अगली थ्योरी का नाम क्या है? ये तो है जो साइकोलॉजिस्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये जो हमने पहले थ्योरी करी है क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सी? क्लासिकल। क्लासिकल कंडीशनिंग इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे पुरानी थ्योरियों में, ठीक है, तो पुरानी के कारण इसको क्लासिक वो किया। कई बार आ जाता है कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है,
CR थ्योरी भी इसको कह देते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आगे क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा किया गया है। B.F. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है। यानी सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसने बताया, अगर आप मनुष्य हो तो आप कुछ करो, कुछ करोगे तो कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, करते करते आप सब कुछ सीख जाओगे। यानी आपका रिस्पॉन्स इंपोर्टेंट है, स्टिमुलस से ज्यादा क्या इंपोर्टेंट है? आपके रिस्पॉन्स इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। B.F. स्किनर ने सबसे पहले अपना प्रयोग चूहे पर, इसके बाद कबूतर पे किया। यानी अगर आज एक बार पेपर में आ भी चुका है कि स्किनर साहब ने किन किन चीजों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो सबसे पहले किस पर? चूहे पर, उसके बाद किस पर? कबूतर पे किया है। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी होती है तो इधर उधर घूमने लगता, और अचानक उसका पैर लीवर पर लगा, उसके लिए उस छिद्र में खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया दोहराता या उसको जो एक्टिविटी है वो उसको बार बार करता, तो उसको खाना मिल जाता। इसी क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। समझ में आया? थोड़ा समझो इसको, देखो पिक्चर आपके सामने दिख रही है मेरे हिसाब से, ठीक दिन। ये क्या कहता है? स्किनर कहता है कि भाई ना तो आप थोंडाई की तरह पहले कुछ स्टिमुलस दिखाओ, और ना कुछ आप नेचुरल कंडीशनर वो करके इसकी कंडीशनिंग बनाओ, CR थ्योरी। ये कहता है कि बच्चे को खुद रिस्पॉन्स करने दो। भाई अगर उसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए उसको रिस्पॉन्स करने दो। आप उसकी कौन सी प्रक्रिया, कौन सी एक्टिविटी को मजबूत करना चाहते हो? आप चाहते हो ना कि उसकी ये एक्टिविटी मजबूत हो जाए, तो उसको वो एक्टिविटी करने दो। जब वो एक्टिविटी के बढ़िया लेवल पे आ जाएगा, उसको वहां थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो, वहां पे क्या दे दो? थोड़ा एक पुनर्बलन दे दो। ठीक है, रीइंफोर्समेंट दे दो। एक छोड़ो इसको, एक देसी भाषा में समझो। आप नो चाहते हो आपका स्टूडेंट आज दौड़ लगा का होगा, और वो चाहते हो आपके भाई 100 मीटर की दौड़ वो 12 सेकंड में कर ले, और बढ़िया तरीके से भाग जाए। यानी आपका स्टूडेंट एक बढ़िया तरीके से भाग जाए। जब वो गलत तरीके से भाग रहा है, ठीक है भाई भाग रहा है, लेकिन वो देखता भाई मुझे वहां तक पहुंचना, सबसे आगे पहुंचना, तो वो बहुत तेज तरीके से भी ट्राई करता। जब वो सबसे अच्छे तरीके से भागता है, अच्छे से करता है, तो अब उसकी पीठ थपथपा दो कि बेटा ये तरीका अच्छा था, ये तरीका अच्छा था, शाबाश। उसको समझ में आ जा कि ओहो ये इस तरीके से मुझे भागना है, मुझे इस तरीके से वो चीज अचीव होगी। तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस करेगा, उसी चीज की प्रैक्टिस करेगा, तो आगे जाके क्या मिलेगा? उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको शाबाशी मिलेगी। समझ रहे हो ना? 10 दोस्त बजा दिया अपना, और आगे पता है आपका कोच खड़ा होगा, उसमें कह दिया कि चलो भाई भागो, उसमें जो सबसे तेज भागता होगा, क्योंकि उसने भागने की ऐसी टेक्निक अपनाई कि मैं कैसे तेज भागूं, तो उसको शाबाशी अगर वहां मिल जाएगी, तो उसका वो रिस्पॉन्स मजबूत होता चला जाएगा। वो जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो क्या होती चली जाएगी? मजबूत होती चली जाएगी। बस ये साधारण सी थ्योरी है इसकी। इसमें क्या कर रहा था भाई? चूहे को इसने एक लीवर, एक बक्सा बनाया, उसमें लीवर लग रहा था। इसने क्या किया? चूहे को भूख लगी थी ना, तो चूहा भूख के बाद इधर उधर भाई भाग रहा था, कुछ कुछ कर रहा था। स्किनर चाहता था स्किनर ये चाहता था कि इसका चूहा वो लीवर दबाना सीख जाए। इसको और कोई मतलब नहीं था, ये चाहता था इसका चूहा वो लीवर दबाना सीख जाए। ठीक है, तो उसने बहुत सारी क्रिया करी, जब उसने सही एक्टिविटी करी तो वो लीवर दब गया, और उसको उसने रिस्पॉन्स के रूप में वो मिल गया। ठीक है, तो बार बार चूहा कुछ कुछ रिस्पॉन्स करता, और जब अच्छा रिस्पॉन्स होता उस पर उसको खाना मिल जाता। तो उसको समझ में आ गया कि मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है, तभी मुझे कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए, अच्छे रिस्पॉन्स के लिए ये थ्योरी बहुत जरूरी है। इस प्रयोग में निष्कर्ष निकलता है कि पहले रिस्पॉन्स होते हैं और बाद में स्टिमुलस मिलता है। ये समझ में है ना?
जब आप थोंडे की पढ़ते हो तो पहले स्टिमुलस दिखतेगा दूर से, हो बाहर उसको मछली दिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले रिस्पॉन्स करने दो, बाद में स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बल या रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है। यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस रिस्पॉन्स मिलती है उसको रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अच्छा अच्छा कदम उठाता चला जाएगा। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है, रीइंफोर्समेंट का। आप कोई आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन क्या है, बताओ। रीइंफोर्समेंट मान लो एक तरीके की वो ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट, आप खाना खाते हो ना, पर दिन भर की मेहनत के बाद खाना खाते हो, तो वो फिर कहते हो भाई आज से बढ़िया मेहनत करी, बढ़िया पैसे कमा कर लाया, तो आज बढ़िया सब्जी खाई। तो जो बढ़िया सब्जी मिली है ना, वो आपका रीइंफोर्समेंट। भाई आप सब कुछ छोड़ो, आप बढ़िया मेहनत करके बढ़िया पैसे कमा के ले, और आते पता नहीं क्या तुम रख दिए, और पता नहीं कितने बिल्कुल स्माइल देगा, शर्मा आ गई, तो आपको लगा हो मेरी तो पूरी जिंदगी बन गई, मैं तो ऐसे ही पैसे कमाऊंगा, ठीक है ना, बढ़िया दिन रात एक करके मेहनत करके। तो क्या है को जो रीइंफोर्समेंट मिला, वो पत्नी का शर्माना क्या है कि रीइंफोर्समेंट, किसी के लिए अच्छा खाना भी क्या है कि रीइंफोर्समेंट, समझ रहे हो ना। तो रीइंफोर्समेंट एक ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती, ठीक। रीइंफोर्समेंट क्या है, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी जिस चीज को देने से आप जो रिस्पॉन्स करते हो उसकी बार बार की संभावनाएं अच्छी बढ़ती चली जाती है, वो चीज क्या है, रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन कहलाता है जैसे पेपर पास करने के बाद पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। अब ये चीज देख लो और आप खुद बताओ, क्या आपके मन में आपके जीवन में ये थ्योरी मायने नहीं रखती, रखती है भाई। आज आप पढ़ रहे हो, एक छोटी सच्चाई बता रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, उस देखने का औचित्य एक ये है कि आप सीटेट का पेपर पास कर लो, डीएसएसबी का कर लो, दिल्ली में टीचर लग जाओ, फिर बाद में बढ़िया सैलरी मिल जाए, ठीक है, सही सुविधा, पूरा परिवार बढ़िया, कि ना बहू बढ़िया मिल जाए, किसी ने हस्बैंड अच्छा मिल जाए। तो वो सब कह कर रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगा आपके जीवन में। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, जो रीइंफोर्समेंट है दो प्रकार का है। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, जैसे अच्छी अच्छी चीजें, यानी वो रीइंफोर्समेंट जो अच्छा है, आपको मतलब देने में अच्छा लगेगा, ठीक, उसमें कुछ गलत चीजें नहीं है, जैसे भोजन, प्रशंसा, पानी, नौकरी आदि, ये सब क्या आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नकारात्मक क्या है, दंड देना आदि। देखो अल्टीमेटली दंड देना है ना, पहले तो समझो दंड कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, यह थोड़ा गलत टाइप हो गया है। दंड कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है। दंड क्या है, वो दंड किसी, देखो रीइंफोर्समेंट का एक ही काम है, ध्यान से देखना, कि आप उस प्रक्रिया को उसको दोहरा दो, जो एक्टिविटी आप करवाना चाहते हो उसकी बार बार संभावना क्या बढ़ती चली जाए। रीइंफोर्समेंट वो चीज है जो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाए, आगे मोटिवेट करे। लेकिन दंड कभी भी किसी एक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है, वो उसको घटा देता है। दंड क्या है, उसको घटा देता है। यहाँ पे क्या आ जाता है कि किसी किसी चीज से उसको वंचित करना क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे मान लो भाई आपको भाई किसी चीज को जो आपको उसके ऊपर है ना गलत प्रभाव कर रही है, उसको हटाना क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को आपने आगे चलान, भाई आपका चाहते हो कि भाई कोई भी रेड लाइट नहीं तोड़े, तो उसके लिए आपने एक आगे चलान बना रखा है, ठीक है। तो क्या वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, उससे बचते लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। भाई आपको लग रहा है कि भाई मेरा बच्चा भाई एसी एसी में बढ़िया कर रहा है, भाई ये भाई पेपर में कम कर लग रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है, तो उसको बोलना भाई तेरे आगे एसी हटा देंगे, आगे से तेरे कमरे में एसी नहीं होगा, तो उसके डर से वो उसको काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दंड, दंड क्या है, दंड तो बहुत खतरनाक चीज है। दंड देना कभी किसी एक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है, ये उसको रोक देता है, ठीक है। पेपर में आ जाए तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पुनर्बलन अनुसूची, आप रीइंफोर्समेंट की एक शेड्यूल है, ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल,
यानी जो सतत पुनर्बलन है, इसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने के बाद बच्चे की तारीफ करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ अच्छी क्रिया करने के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह केवल कुछ सवालों पर ही तारीफ करना। ध्यान से देखना, इसने बताया दो तरीके का रीइंफोर्समेंट। पहला रीइंफोर्समेंट वो होता है कि जब आप कोई लगातार भाई ये भी अच्छा काम किया, जब भी तारीफ, फिर अगले बार वो काम किया फिर तारीफ, फिर वो काम किया फिर तारीफ, फिर वो काम किया फिर तारीफ। दूसरा क्या कह रहा है कि आपको लगातार तारीफ नहीं मिलेगी, आप जब कुछ कुछ स्पेशल चीज करोगे जब आपको तारीफ मिलेगी। समझ रहे हो आप? कुछ कुछ स्पेशल चीज करोगे जब आपको तारीफ मिलेगी। आप इनका देखना, आप इनका यूज के बारे में समझेंगे। आप ये बताओ, भाई मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ और मैं एक नए एम्प्लॉय को हायर कर लेता हूँ, उसको मैं सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा हूँ, ये मान लो सॉफ्टवेयर की कंपनी। वो मेरी कंपनी में आया, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो पहले स्टेप पे थोड़ा कुछ करता है तो मैं उसकी पीठ थपथपाता हूँ। वो अगले स्टेप पे भी कुछ करता है, मैं उसकी फिर पीठ थपथपाता हूँ। धीरे धीरे मैं उसकी पीठ थपथपाता रहता हूँ, कहता बेटा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक लेवल अचीव करने के बाद जब वो अपने आसपास के सभी एम्प्लॉय के बराबर हो जाता है, तो मैं जब भी ये नहीं उसकी पीठ थपथपाता हूँ। फिर जब वो स्पेशल कभी कुछ अच्छा काम करता है, मैं उसकी जब जब तारीफ करता हूँ या उसको इंसेंटिव देता हूँ। समझ में है ना, ये चीज दोनों को समझ लो। अगर आपको किसी चीज की कोई चाहते हो ना, या रिस्पॉन्स है ये स्टार्ट हो, वो रिस्पॉन्स स्टार्ट करे या उसको धीरे धीरे वो करना सीख रहा है, तो आप स्टार्टिंग में कौन सा दोगे, सतत यानी कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। क्योंकि आप उसकी हैबिट अभी बनाना चाहते हो, आप उसकी हैबिट अभी बनाना चाहते हो, लेकिन आप आगे ये चाहते हो ना कि वो जीवन भर आगे बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए आपको कौन सा करने का, पार्सली देना पड़ेगा। क्योंकि बार बार रीइंफोर्समेंट देने से रीइंफोर्समेंट की इज्जत भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये मानव साइकोलॉजी है, ध्यान से देख लो। ठीक है, समझ में है ना भाई? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे है इरिक इरिक्सन साहब। अगले साहब का नाम क्या है, एरिक एरिक्सन। क्या नाम है, एरिक एरिक्सन। साइको सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट वाइकोस्की, सोशल लर्निंग बंडूरा, और साइको सोशल डेवलपमेंट मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन। डायरेक्ट ये नाम भी कई बार आ चुका है केवीएस में, डीएसएस में, सीटेट में, कि ये थ्योरी किसने दी है, तो आपको सीधा याद होना चाहिए एरिक एरिक्सन। ये इसका कुछ भाई थोड़ा बना रखे नोट्स, ध्यान से देखना। एरिक हम्बर्गर एरिक्सन का, एरिक सोलोमन 15 जून 1902 में इनका जन्म हुआ है, 12 मई 1994 इनका देहांत हुआ है। was a German American developmental psychologist and psychoanalyst known for his theory of psychological development of human being. He coined that phrase identity crisis। ये ध्यान से देखना, ये शब्द आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो, आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो? देखो एक इसके लिए आप सिंपल सी बात, आपने बचपन देखा आइडेंटिटी कार्ड, कि भाई मैं कौन हूं। अगर इसी शब्द को आप थोड़ी गहराई में जाके देखो, कहते नहीं ये आत्मा परमात्मा, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, बनाने वाला कौन, एक परमात्मा। लेकिन उससे आप थोड़ा नीचे आ जाओ, तो मनुष्य को अपने व्यवहार के प्रति आइडेंटिटी, यार मैं क्या हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं आलकसी हूँ, मैं चोर हूँ, है या मजबूत शख्सियत है, या मैं सबसे मिलनसार हूँ, या अकेले कमरे में रहने वाला हूँ। तो ये होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसके बारे में एरिक एरिक्सन साहब ने बताया। यानी हर मनुष्य को अपने आप पे डाउट रहता है कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, मैं अच्छे पॉजिटिव वे में हूँ या मैं नेगेटिव वे में हूँ। समय समय पर आपको भी देखने को मिलता होगा, यार मैंने ये काम किया, क्या मैंने ये अच्छा काम किया, यानी मैं अच्छा आदमी हूँ, क्या मैंने वो गलत किया, मैं गलत आदमी हूँ। तो उन्हीं सिचुएशन को समझते हो, कुछ पॉइंट्स को उठा के एरिक एरिक्सन ने अपनी स्टोरी में दे दिया है।
अलग अलग स्टेजेस पे कुछ अलग अलग इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। जैसे इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी इसमें क्या है आप ध्यान से देख लें, मैं इसको आगे लिखा भी हुआ है, बेफिक्र रहो, थोड़ा समझा देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, भाई पैदा हुआ अभी बेचारा 8-9 महीने का है, वो कुछ ही आदमियों पर ट्रस्ट करता है। जैसे भाई उसको मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, तो उसके अंदर मम्मी के प्रति एक ट्रस्ट का भाव पैदा होता है। भाई किसी के पास जाता है और उसको कोई डांटता पीटता धमकाता है, तो उसके अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? मिसट्रस्ट का भाव। समझना, जिस परिवार में बच्चे को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, देखभाल मिलती है, तो उस बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट का भाव आ जाता है। कौन सा? ट्रस्ट का, कि हाँ भाई लोगों पे भरोसा करो, वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए हूँ। लेकिन जिस परिवार में बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता, वो स्नेह नहीं मिल पाती, वो देखभाल नहीं मिल पाती, तो उसके अंदर कौन सा भाव आ जाता है? मिसट्रस्ट का। अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसमें क्या है? चलो आप ये देख लो, फिर मैं इसको आगे समझाता हूँ। प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फॉरिटी, एडोलसेंस में आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यंग एडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और मैच्योरिटी में ईगो सेंटर वर्सेस डिस्पेयर। चलो भाई यहाँ ध्यान देंगे, ये मैं सारी चीजों को बारीकी से लिख रखा है, पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को क्या करना है? फतेह करना है। इनफेंसी स्टेज, इनफेंसी स्टेज जन्म से लेकर 18 महीने तक, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सीधा पेपर में आएगा ना, यही आएगा भाई, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सा है? इनफेंसी स्टेज का, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीडिंग जो इसमें इवेंट क्या होता है, वो फीडिंग होता है। बच्चे का दूध पीना, वो इस पूरे काल का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है, जो आगे जाके उसके विचारों में भावनाएं पैदा करता है। चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन caregivers provide reliability care and attention, a lack of this lead to mistrust, यानी बच्चे को केयर मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है, अटेंशन मिलती है, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट का भाव पैदा होता है। लेकिन अगर ये चीजें बच्चे को नहीं मिले, तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट का भाव होता है, कि वो किसी पे भरोसा ना करे, ठीक है। दूसरा ऑटोनोमी वर्सेस सेम, इसमें जो आता है भाई, ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। टॉयलेट ट्रेनिंग की जो स्टेज है ना, इसका टाइम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड, चाहे 2 से 3 साल तक का जो बच्चा है ना, वो इसमें आता है। अब इसमें क्या है? चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल और फिजिकल स्किल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी, सक्सेस लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑटोनोमस, फेलियर रिजल्ट टू फीलिंग ऑफ सेम एंड। अब क्या है? अब बच्चा देखो, पहले तो मम्मी पापा ही कर रहे हैं, 2 साल तक के बच्चे तकरीबन मम्मी पापा ही काम लगे रहते हैं। अब क्या है, 2 से 3 साल का वो टॉयलेट ट्रेनिंग का आ गया, अभी वो खुद पोटी कर लेता, अपने हाथ भी धोने शुरू कर देगा। अगर उसको ट्रेनिंग, उसको थोड़ा क्या दिया, भरोसा दिखाया जाएगा, हाँ बेटा तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तो उस बच्चे के अंदर ऑटोनोमी का भाव, यानी मैं कर, स्वायत्ता, कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, वो थोड़ा कुछ करने का भाव उसके अंदर आएगा। लेकिन वहीं किसी बच्चे के अंदर वो चीज पैदा ही नहीं करी जाए, उसको टॉयलेट मतलब बेसिक चीज बताई, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग ही नहीं दी जाए, कि बेटा तू ऐसे कर सकता, वो कर सकता है, तो उसके अंदर वो ही रहेगा, वो दूसरे के सहारे ही चलता रहेगा, अपने अंदर कभी भी स्वायत्त का भाव उसके अंदर पैदा नहीं हो पाएगा। चलो भाई, तीसरी जो स्टेज है, वो प्री स्कूल के 3 से 5 साल तक की, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब देखो, ये वो टाइम आ गया है जब बच्चा प्री स्कूल में जाने लग जाता है, ये नर्सरी के जी, एल के जी, यू के जी का टाइम है ना, जो केंद्रीय विद्यालय में गए तो बाल वाटिका का जो टाइम है, ये वो टाइम आ गया है। इसमें क्या होगा, ये जो बच्चा है ना, आप एक छोटी सी बात देखो, एकदम से कभी कोई किसी स्टेप पे नहीं पहुंचेगा, ये पीछे जो स्टेप चलते आ रहे हैं ना, वही आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जिस बच्चे के अंदर ट्रस्ट का भाव पैदा होया है, उसी के अंदर आगे जाके क्या आ जाएगा? ऑटोनॉमी का भाव आ जाएगा, स्वायत्ता आ जाएगी। और उसी बच्चे के अंदर जाके आगे जाके क्या आएगा बेटा? इनिशिएटिव लेने का भाव यानी जिसके अंदर भरोसा है,
ठीक है, और खुद कुछ काम करने का ऑटोनॉमी का भाव है, तो आगे जाके वो बढ़ के दुनिया में इनिशिएटिव लेगा किसी काम के लिए, नहीं समझो ना, किसी काम के लिए वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देगा। लेकिन वही दूसरा बच्चा है जिसके अंदर मिसट्रस्ट का भाव है, ठीक है, और जिसके अंदर शेम और डाउट है, भाई वो शेम करता है, डाउट फील करता है, उसी के अंदर आगे जाके क्या चीज है, गिल्ट का भाव पैदा आएगा। वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, वो गिल्ट ही रहेगा कि हो मैं तो कर दूंगा तो गलत करूंगा, अपने व्यक्तित्व के प्रति उसके अंदर एक गिल्ट का भाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा चिल्ड्रन नीड टू बिगिन asserting control and power over the environment. Success in the stage leads a sense of purpose. Children who try to exert too much power experience disapproval, results a sense of guilt. बार बार जिसको डिसअप्रूवल मिलती रहेगी मिलती है, उसके अंदर कौन सा भाव पैदा हो जाता है ना, गिल्ट का भाव पैदा हो जाता है। वेरी गुड। आगे स्कूल है, 6 से 11 साल तक का बच्चा है जो प्राइमरी की मान लो, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी स्कूल है इसमें। यहाँ पे क्या है, यानी मेहनती मतलब ये एक तो मेहनती और एक स्थिर बालक जो मतलब काम ना कर पा। ध्यान से देखो, दोबारा वही आते हैं जिसके अंदर ट्रस्ट का भाव है, वही आगे जाके बनेगा आपका ऑटोनॉमी का भाव, वही आगे जाके बनेगा इनिशिएटिव का भाव, और वही आगे जाके बनेगा इंडस्ट्री, यानी वही बच्चा बनेगा आपका मेहनती, जिस पर अपना भरोसा करा कुछ करने के लिए, खुद उसने पहल करी, वही आगे जाके मेहनती की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको मेहनत करने का सारा विश्वास भी है, उसके बाद सब भरोसा भी करते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा जिसपे किसी ने भरोसा ही नहीं किया, जिसके अंदर शेम का भाव है, जिसके अंदर गिल्ट का भाव है, वो बच्चा आगे जाके इनफेरिटी यानी घबराहट में ही रह जाएगा कि यार मैं कभी ये नहीं करूं, मैं कभी गलत कर दूं, मैं यो नहीं करूंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसके अंदर इनफेरिटी घबराहट रह जाएगी। एक तो बच्चा इंडस्ट्री है बहुत मेहनती है, और दूसरी तरफ जो बच्चा वो घबराहट वाला बच्चा इससे बनता जाएगा। चौथी स्टेज यहाँ तक चलेगी। पांचवी स्टेज क्या है, एडोलोसेंस। एडोलोसेंस भाई साहब सबसे भयंकर स्टेज है, आंधी तूफान की अवस्था स्टेज ने होने कहा है, 12 से 18 साल तक की बात है। यह है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब एक चीज समझाऊं ना, एक मिनट में, अब एक चीज समझाऊं ना, जिस बच्चे के अंदर ट्रस्ट है, कुछ उसने काम किया, मेहनत की है, आप स्कूल का टाइम याद करो, जब आप स्कूल में थे कुछ बच्चे ऐसे जो मेहनती थे, हर चीज में करा करते, इनिशिएटिव भी लिया करते, इंडस्ट्री टाइप के भी थे, उन्हीं की जगह आगे पूरे स्कूल में एक पहचान बढ़ जाया करती, हाँ भाई वो छोरा बहुत मेहनती बालक, वो टॉप आओ, वो खेल में भी मेहनत करेगा, वो पढ़ाई में भी करेगा, उसकी एक सोच बन जाया करती, पूरे समाज की उसके प्रति एक सोच बन जाया करती, क्योंकि उसके पिछले स्टेप अच्छे पूरे होते हैं ऐसे। लेकिन वही दूसरा बच्चा जिसमें किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, जिसके अंदर इनिशिएटिव नहीं ले सकता, अपने पे गिल्ट रहे, शेम रहे, वो बच्चा आगे जाके अपने आइडेंटिटी की उसमें रोल की कंफ्यूजन में रह जाएगा कि यार लोग मुझे अच्छा समझते हैं या नहीं समझते, या वाकई में मैं बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों उसके अंदर वो मेहनत के वो कीड़ा ही नहीं है। समझ रहे ना, जो बच्चा मेहनती है उसकी तो पूरी समाज में बन गई, आइडेंटिटी बन गई, लेकिन जो दूसरा उसका रोल में अपना रोल क्या उस कंफ्यूज रहेगा, यार मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं क्या हूँ, व्हाट द हेल एम आई है। अगली स्टेज है यंग अडल्टहुड, 19 से लेकर 40 साल तक की एज है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, रिलेशनशिप जिसमें क्या पूरी दुनिया से जुड़ता चला जाता है आदमी। ध्यान से देखना, यंग अडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग relationships with other people. Success leads to strong relationship while failure relationship। आप इस चीज को समझो, देखो आप फिर दोनों स्टेप को देखते हैं। जो इंडस्ट्री जो बच्चा था उसकी समाज में आगे जाकर आइडेंटिटी बन गई, और जब उसके आगे जाकर समाज में आइडेंटिटी बनेगी तो लोग क्या हो गए, उससे इंटीमेट यानी उससे जुड़ते शुरू हो गए, यानी पूरी दुनिया से जुड़ने लगी, क्योंकि उसके समाज में एक आइडेंटिटी है कि वो बच्चा मेहनती है। लेकिन दूसरा बच्चा जिस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, जिसमें शेम रहा है, गिल्ट रहा है, अपना रोल को लेकर डाउट में है, सब लोग क्या हो उसको, ना तो लोगों को कोई ध्यान रहेगा ना उसे लोगों का, सबसे अलग रहेगा, तो क्या वो आइसोलेशन में रहे, क्या आइसोलेशन में, वो लोगों के साथ उस जुड़ाव में नहीं जा पाएगा। समझ में आया ना, लोगों के साथ उस जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर अपने प्रति ही नेगेटिव विचार बने हुए हैं। चलो आगे क्या है, मिडल्ट अडल्टहुड,
मिडल अडल्टहुड है, यह 40 से 65 साल तक की। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, वर्क एंड पेरेंटहुड, ये है इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखना, एक चीज देखो, जो आपने 30-40 साल तक की उम्र तक था उसमें आपने अपने लिए खूब कमा लिया, ब्याह हो गई, शादी हो गई, बालक हो गए, सब कुछ, मतलब आपने अपने लिए जो कुछ करना था कर लिया। अब ये 40 से 60 वाली टाइम की बात मान लो। अब इसमें क्या, अब आपका वो वक्त आ गया कि अब आप समाज को दोगे, यानी आप समाज के लिए करोगे। लेकिन समाज के लिए दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव रहेंगे। पहला तो जिस बच्चे के अंदर भरोसा, आइडेंटिटी है, लोगों को पहचान है, जिससे सब लोग मिलना चाहते हैं, एक तो वो बच्चा है, तो वो जब समाज में जाएगा तो जनरेटिव प्रोडक्ट करेगा, कुछ बच्चों के लिए करेगा, दुनिया के लिए जनरेट करेगा कोई चीजें। लेकिन वही अगर दूसरा बच्चा है जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं, शेम है, गिल्ट है, मेहनत नहीं कर सकता, अपने रोल को लेकर ही कंफ्यूजन में, आगे जाकर उस स्टैग्नेशन की स्थिति में आ जाएगा, स्थिरता की स्थिति में आ जाएगा, कुछ नहीं है अब। समझ में आया? लास्ट इसका पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी 65 साल से ऊपर का है। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पियर। आप एक चीज देखना, जब 60 साल के बाद मुड़ के जब ये दोनों बच्चे अपने आपस में देखेंगे, तो जो पहले वाला बच्चा है, जिसने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया, भाई ये कर लिया, सब भरोसा भी, आइडेंटिटी है, समाज के लिए भी सब कुछ कर दिया, तो उस बच्चे के मन में क्या होगा, उस बच्चे के मन में ईगो आइडेंटिटी आएगी। उसको लगेगा कि मैंने अपना जीवन जिया है, मैंने हर स्टेप पे अच्छा किया है। लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है जो कुछ नहीं कर पाया, लास्ट में स्टैग्नेशन की स्टेज में था, उसको बस डिस्पेयर, बस अपने आप पर निराशा ही मिलेगी कि मैंने वो जीवन बर्बाद किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं इसमें आज की लाइफ में बेटा, आप खुद देखना, अगर आप चाहते हो दुनिया में आपकी एक स्टेटस बना, आइडेंटिटी बने, तो उससे पहले उससे पीछे वाला रोल आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्रीज यानी आपको मेहनती बनना पड़ेगा। आप चाहते हो लोगों के लिए कुछ करना है, जनरेटिव वाली स्टेज में तो कि हम कुछ चीज करें लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े कहते नहीं, पहले अपने कदम आप पता खड़ा हो जाओ जब दुनिया के लिए कुछ करिए। तो उससे पहले आपको इंडस्ट्रीज होना पड़ेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाके आप लोग कुछ कर पाओगे। ये ना आप हमेशा कमरे में पड़े हो और सोचो मुझे लोगों के लिए ये करना है, वो करना है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए पिछले स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। आप एक चीज ये समझ जाओ, अगर आप जीवन में सब कुछ अचीव करना चाहते हो, बेहतरीन होना चाहते हो, तो मुन्ना आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये चीज आपको करनी ही करनी पड़ेगी। समझ में आ गया मेरे भाई? कोई भी स्टेप हो, पिछले वाला स्टेप पूरा करो जब आगे चले जाओ। ठीक है, चलो भाई, लास्ट जो हमारे भैया हैं वो है नोम्स चोम्स्की। कौन सी है? नोम्स चोम्स्की। इनबोर्न थ्योरी दी है, भाषा विकास का सिद्धांत इनका बहुत फेमस रहा है चोम्स्की साहब का। ये भयंकर शब्द देंगे जो हमेशा आपके पेपर में आए, जिनको LAD कहते हैं। यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। बेटा ये शब्द जो है ना, जन्म सा, आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन पेपर में आर पार करेगा। अगर आपको पता है कि बच्चों के अंदर एक कोई योग्यता है, कोई क्षमता है, और वो क्षमता बच्चों की भाषा सीखने की है, तो ये जो दिया हुआ जो कंसेप्ट किसका है? ये चोम्स्की साहब का है। चोम्स्की साहब कहते हैं छोरा चे बालक हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, अगर वो बच्चा पैदा होती मैं अफ्रीका में भेज दूंगा और जनजातियों में भेज दूंगा, तो उड़ा जाकर वो बॉम्बे अरे बॉम्बे ही करेगा, राम राम नहीं करेगा। यानी इससे ये मतलब नहीं है कि बच्चा, अभी मेरे बच्चे के बाप दादा क्या बोलते हैं, बच्चे को वही भाषा आएगी। इस दुनिया का कोई भी बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है, बस उसको वो परिवेश मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो बस इसमें यही बात कही है कि उसके अंदर एक जन्मजात क्षमता है, जिसके भी यहाँ पे बच्चा आगे सीखेगा ही सीखेगा। उसी क्षमता को उसने एक डिवाइस का नाम दिया है LAD। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा को ग्रहण करने का भाषा अधिग्रह यंत्र। आपके अंदर एक मशीनरी है नेचुरली
आप उस पूरी दुनिया के किसी भी व्याकरण को सीख सकते हो। आपके अंदर एक वो डिवाइस है, यानी एक प्रोसेस है आपके शरीर का। ठीक है। इनका मानना है कि बच्चे की मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है। ये डिवाइस का नाम बता दिया। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी दिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पेपर में आ चुका है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने कही है? चॉम्स्की साहब ने की है। यूनिवर्सल ग्रामर का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ का बच्चा अगर कहीं अफ्रीका में पैदा होता तो वही बॉम्बे ही बॉम्बे करेगा या हु ही करेगा, वो राम राम ना करे। ठीक है। उसको वहाँ की भाषा आ जाएगी, क्योंकि हम किसी भी दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, उस परिभाषा में अगर हम रहे तो। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं, आइए देखते हैं। पहला सरफेस लेवल, सतही संरचना। इसमें बच्चा केवल ध्वनियों को जानता, उनके अर्थ को नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उनके अर्थ को नहीं जानता। जैसे मम्मी पापा, रही बस शब्द है, मम्मी पापा, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, भागना, बस ये शब्दों को जानता है। अभी ये कुछ शब्द है, मतलब नहीं समझता। छोटा बच्चा है, बेटा मम्मी बोलो मम्मी, पापा बोलो पापा, पानी बोलो मम। उसको उनका मतलब नहीं पता, बस उसको वो शब्द पता, हाँ भाई ये शब्द है। लेकिन गहरी संरचना क्या होती है, इसमें शब्दों के अर्थ को पता लग जाता है। यानी जब आ जाए ना, अगर बच्चों को शब्दों के अर्थ का पता लग रहा है तो वो कौन सी संरचना की गैर बात कर रहा है? गहरी यानी डीप लेवल की बात कर रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं फ्रायड बाबा के पास। ये आगे इसमें चॉम्स्की ने ना इनर स्पीच और ये सब बताया है। ठीक है, उसमें मैं आगे बताऊंगा, अलग से पीडीएफ है उसमें। उसमें बताया गया कि एक बच्चा खुद से बोलता है, इनर स्पीच है। ठीक है, एक बाहर जाके बाहर लोगों से बात करता है, तो अलग अलग तरीके। ठीक है, थोड़ा गला खराब हो रहा है भाई आज। सिगमंड फ्रॉइड, साइकोएनालिस्टिक थ्योरी, मनो भाई वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई। ये नाम आया, बाकी सब कुछ बाद में है। ये नाम इतनी बार आ चुका, हजारों बार आ चुका है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड जर्मन बोर्न सिगमंड, 6 मई 1856 को जन्म हुआ, 23 सितंबर 1939 को उनका देहांत हुआ। वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रिया के थे, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। फाउंडर ऑफ साइकोएनालिस्ट, a clinical method to evaluating and treating pathology seen as originating from conflicts in the psyche। समझ रहे हो ना, ये क्या थे कि जो मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी के ऊपर काम करा करते। और ये क्या है, मेडिकल फील्ड में भी काम करा करते। जो ब्रेन की समस्या है, लोगों को अपनी साइकोलॉजी के प्रति कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, तो उनका भी ये निवारण इन थ्योरीज के, इनकी हेल्प से किया करते थे। इस सिद्धांत का प्रचार सिगमंड फ्रायड ने किया, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मस्तिष्क व मन के विश्लेषण को किया जाता है। 3 प्रकार के मन बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। अब ये क्या चीज होती है बेटा? एक तो मैं आपसे पूछूं, बेटा आपका नाम बताओ। अरे वाह, नाम तो याद है। आप कितने साल के हो? अरे वाह। आप कौन सी ड्रेस पहन के आए हो? अरे वाह, आपको सब, आपके गांव का नाम क्या? सब याद है? अरे वाह। अच्छा ये बताओ, स्कूल के टाइम में आपकी इंग्लिश की मैडम कौन हुआ करती? स्कूल के टाइम में 8वीं क्लास में संस्कृत कौन पढ़ाया करता? थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है। यानी कुछ चीजें ऐसी है जिन पे आपको जोर देना नहीं पड़ता, आपको तुरंत याद रहती है। जो आपको तुरंत याद है वे आपकी कॉन्शियस माइंड की चीज है। कौन सी? कॉन्शियस माइंड की चीज। लेकिन जिसपे थोड़ा जोर देने के बाद आपको याद हो जाती है। थैंक यू टेक्निकल टीम भाई, बहुत मेहनती टेक्निकल टीम है हमारी। जिस पर थोड़ा जोर देने के बाद वो आपको याद हो जाती हैं, वो अर्ध चेतन वाली कैटेगरी है। कौन सी वाली? अर्ध चेतन वाली। और अर्ध चेतन को इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। देखो, अच्छा दूसरी क्या है, मैं कुछ आपको और बचपन का कुछ पुराना याद करवाने लग जाऊं। क्या बताओ भाई, 2005 में दिसंबर में कित गए थे?
2006 में दिसंबर में क्या करा, 2007 में दिसंबर में क्या करा था, आपको याद नहीं होगा। क्योंकि वो क्यों याद नहीं होगा, आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जहन से ही बाहर है, वो आपके अनकॉन्शियस में, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं आएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड है, कॉन्शियस वाले। सबकॉन्शियस क्या है, इसे हम तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको याद आ जाता है। तीसरा है, इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। समझ आया ना, भूल चुके हो, याद करने पे याद नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नीचे दबे हुए हैं। एक चीज याद रखना, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये ध्यान से देना, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें पूरा का पूरा योगदान आपके अनकॉन्शियस माइंड का है। समझ रहे हो ना, आप जो हो वो इसकी बदौलत हो, आपके सारे एक्सपीरियंस क्या है इसमें चले गए। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करती है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं फ्रॉड साहब। नाम भी कितना खतरनाक है, फ्रॉड। चेतन मन क्या, चेतन मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। यह मस्तिष्क का 10% भाग या 1/10 हिस्सा होता है। अच्छे तरीके से हम तुरंत ज्ञात नहीं करते, लेकिन जब थोड़ा जोर देते हैं तो कई बार याद आ जाते हैं। इसमें मस्तिष्क का कोई भी चीज याद, देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा गलती रखा है। ये हमें ना, इसको ये यहाँ पे लिखना चाहिए अर्ध चेतन की बात कर रहा है, इसमें लिखा है। हाँ, नाम चेंज कर दिया भाई, ये नाम ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, थोड़ी गड़बड़, देखो मैं समझा देता हूँ। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या वे बातें जो थोड़ा जोर देने पर आपको याद हो जाएंगी, वो थोड़ा सा हिस्सा होता है। लेकिन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होगा वो आपका पूरा 90% हिस्सा वही है, वो आपको याद जोर देने पर भी याद नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर वो चीज भरी हुई है। लेकिन जो कई बार आपको रात को सपने आते हैं ना, तो वो सपने आने का मेन कारण आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। वो जो अंदर दबी हुई इच्छा है ना, वो बाहर निकल जाती है। फ्रॉड ने पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। पर्सनैलिटी को बांटने के लिए 3 भाग दिए, एक इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको समझ लो भाई। ध्यान से देखेंगे। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को याद करने के लिए आप ध्यान में कर लो, एक बच्चा है। ईगो के लिए आप एक युवा है, और सुपर ईगो के लिए आप ध्यान रखो एक वृद्ध इंसान को। किसको? एक वृद्ध इंसान को। मनुष्य की इड़वा एक ऐसी इच्छा है जो उसकी नेचुरल इच्छाएं हैं। भूख, प्यास, सेक्स, मतलब कि उसकी जो नेचुरल इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो पीछे से बल लगता है वो इड है। जो उन इच्छाओं को, आपकी जो नेचुरल इच्छा है ना, उनको, प्राथमिक इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए जो बल लगता है वो इड की कैटेगरी का है। दूसरा ईगो, ईगो की वह कैटेगरी है भाई, इसमें नेचुरल इच्छाएं हैं लेकिन उसको समाज के परिवेश के हिसाब से बैलेंस करके चलता है। साफ, जैसे कि युवा है, उसे भाई अपनी इच्छा भी पूरा करनी है, पर सामाजिक दृष्टिकोण का ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार मैं अपना इसको बैलेंस करके चलूंगा। सुपर ईगो में क्या है, उसमें सामाजिक भावना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए त्याग की भावना, वो ईगो, वो बातें बढ़ जाती है। जैसे एक बूढ़ा इंसान है तो उसके मन में दूसरों के लिए, भलाई के लिए बातें बढ़ती रहेंगी, अपने लिए कुछ नहीं देखता। ये एक छोटा बच्चा है, इसके लिए ध्यान दो भाई। एक छोटा बच्चा है, उसको रात को 1 बजे भूख लगी, तो वो रोएगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो नहीं देखेगा मेरी माँ सो रही है, मेरे पापा सो रहे हैं। उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो उसकी इड जोर मारती है। अगर आ जाए ना सबसे, मतलब अच्छा क्या होता है, वो है ईगो, क्योंकि वो आपको पूरे समाज के हिसाब से बैलेंस करके चलनी पड़ती है। लेकिन सुपर ईगो क्या है, जो दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, दूसरे ही सब कुछ है। ठीक है, समाज के लिए काम करना, वो सुपर ईगो। आइए अब ये क्या कहते हैं, इनको देखते हैं थोड़े। ठीक है, इसमें लिखा है,
इसमें लिखा है इड ऑपरेटिंग ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, यानी इसको बस प्लेजर मिल जाए, उसको बस एक वो खुशी मिल जाए। ईगो क्या है? ऑपरेटिंग द रियलिटी, कि वास्तविकता क्या है, अपनी कुछ नहीं, वास्तविकता हम किस समाज में रह रहे हैं उस हिसाब से काम करना है। सुपर ईगो ऑपरेटिंग द मोरालिटी, यानी मेन चीज क्या है? मोरालिटी, आपकी नैतिकता ही आपका सब कुछ है, वो इसमें दिखेगा। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने इन तीनों चेतन, अचेतन और चेतन के आधार पर व्यक्तित्व के उनको बांटा इसमें। ईड में क्या क्या चीजें आती है? मूल आवश्यकताएं होती है, उनको पूरा करने, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि सेटिस्फाई करना ही सब कुछ है। सामाजिक अवस्था को ध्यान नहीं रखता, समाज को ध्यान नहीं रखता। ईगो में क्या है? यह आवश्यकता या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है, इनकी प्लान करते हुए परिवारजनों की चिंता करता है, अपने जो आसपास के लोग हैं उन सबको भी ध्यान में रखता है। सुप्री को क्या है? यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करना है। जिसमें व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जात होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। आप अपने आसपास देखना, लोगों को देखना, वो इसी प्रकार के मिलेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कहते भाई जी ना कोई मतलब है ना दुनिया, तो अपना खाना पीना सोना ये वो गलत हो, उसमें इट ज्यादा जोर मारती है। कुछ चीजें होंगे जो हमेशा बैलेंस होंगे, परफेक्ट होंगे, वो हर चीज को टाइम से लेंगे, सब कुछ ओके करेंगे, वे हैं ईगो वाले। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई बस दुनिया के लिए जी रहे हैं, साधु महात्मा टाइप के, वो सुपर ईगो वाले। तो ये सब चीजें हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, ये आपके व्यक्तित्व में भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी कभी आपका मन बस ईड के लिए भागे कि मुझे बस अपनी इच्छा पूरी करनी, मुझे भूख लगे ना तो बाहर में जब कुछ होता हो दुनिया में ना बस रोटी खानी है। कुछ कभी कभी आप ईगो सेंटर्ड हो जाते हो, भी सब कुछ बैलेंस लेके चलते हो, और कभी कभी आप दुनिया के लिए आप खुद भी इसको सोचते होगे कि यार उसका भला कर दूं, उसका वो कर दूं, यानी आप खुद भी इनमें बार बार बदलते रहते हो। तो ये कंसेप्ट था हमारे सिगमंड फ्रायड साहब का। चलो भाई, इसमें लास्ट की 2-3 बातें रहेगी बस यही, फिर इसके बाद बुद्धि का आ जाएगा, वो अगली क्लास में करेंगे। चलो ध्यान से देखिएगा। ओडिपस, इलेक्ट्रा, नर्सिज्म। सिगमंड फ्रायड ने 2-3 बातों के बारे में बताया कि भाई व्यक्ति के मन में ये 2-3 बातें हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। ये अलग अलग ग्रंथियां हैं। ओडिपस क्या, इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है पिता के मुकाबले। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी ही आएगी। यानी जो ओडिपस जो ग्रंथि है, ये आपके अंदर की एक भावना है। जब एक लड़का अपनी माता के प्रति वही होता है ना, मेरे लिए मेरी माँ, अपनी माँ को ही ज्यादा स्नेह करता। आप देखते भी होगे कि लड़की को पापा ज्यादा पसंद होते हैं और लड़के को माँ ज्यादा पसंद होती है। तो लड़के को जो माँ ज्यादा पसंद है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब लड़की को पिताजी ज्यादा पसंद है वो कौन सा है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की माँ से ज्यादा अपने पिता को पसंद करती है। नार्सिसम क्या है? व्यक्ति, जब इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है, ना तो उसे माँ का मतलब, ना उसे पिता का मतलब, ना उसे पूरी दुनिया का मतलब। उसे बस अपना ही ध्यान है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ। अपने ध्यान में लगा हुआ, अपनी देह का देखना, अपने शरीर के लिए अपना बोलना, सब कुछ अपने लिए। तो नार्सिसम है। तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में तीनों आ चुके हैं कई बार। चलो भाई, तो बस मेरे बच्चों आज ये कहूँगा, न्यू लक्ष्य एकेडमी की ये क्लास यहाँ तक थी। आगे ये मत सोचो अभी खत्म हुआ, अभी इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं। इतने क्वेश्चन करवा दें जो पेपर में आए सारे वे हो जाएंगे, और आगे क्या आ सकते हैं वो सब भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका एक ही काम है, इस वीडियो को बार बार देखो, इसकी रिवीजन करो, क्योंकि जितनी रिवीजन करोगे उतना अच्छा हो। जो भी डाउट हो आप पूछो, गुरु जी का सर खा जाओ। पैसे किस चीज के लिए देते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को फतेह करना है। इसलिए न्यू लक्ष्य के आगे फिर बढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।